वो चुप हो गई थी उस लम्हे। ये क्या कर रहे हो? कम ऑन। वो बेजार हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन नए अंदाज से, पर साथ की बात मानना मजबूरी थी। अगली सुबह अजलान शाह ने उसका शाना हिलाया। क्या है? सोने दो। वो कसमसा कर आंखें मसलती गुस्से से बोली, उठो, मेरे कपड़े निकालो जल्दी से, देर हो रही है मुझे। उसके अंदाज में जल्दबाजी थी तो वो तेज लहजे में बोला, देर तुम्हें हो रही है तो मैं क्या करूं? सोने दो। रात भी सोनू ने जगाए रखा। वो नींद में बुड़बुड़ाई, अंदाज उसे इत्तला करने जैसा था। सुमन, ये ड्रामे अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उठो और जल्दी से अच्छी बीवी की तरह अपना फर्ज निभाओ। अजलान शाह ने दबे लहजे में कहा ताकि बच्चों की नींद खराब ना हो। हस्बे आदत उसका नो रिस्पॉन्स देख मजबूरन उसे नरमी से उठाकर वो अपने रूम में लाया, उसे ज़मीन पर खड़ा किया। लम्हे भर को वो लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो गिरती वो उसे बाजू से थाम चुका था। ये क्या बदतमीजी है? वो तुंद लहजे में बोली। बदतमीजी वो थी जो तुम कर रही थी, समझी? अजलान शाह उससे भी ज़्यादा तुंद लहजे में बोला। उठो और शराफत से कपड़े निकालो, जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। वो जल्दी जल्दी ऐसे बोला जैसे उस पर जाहिर कर रहा हो कि उसे बहुत देर हो रही है। किस खुशी में करूं मैं ये सब? हाँ, नशा तो नहीं चढ़ा हुआ अब तक जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो? वो तो इस लहजे में बोली। क्या बकवास कर रही हो? बीवी से बीवी वाले काम करने को कह रहा हूँ। कुछ अनोखा तो नहीं कहा मैंने जो ऐसे बिहेव कर रही हो। अजलान शाह के अंदाज में झुंझलाहट थी। बकवास ही तो कहा है आपने, वो पुरसकून लहजे में बोली। शट अप, अपनी हद में रहो, मेरी ढील का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो उसे गुस्सा दिला रही थी अपने हर अंदाज से। नाजायज़ फ़ायदा मैं नहीं, आप उठाने के आदी हैं। मैं नहीं मिस्टर अजलान शाह। वो अब भी पुरसकून थी, जबकि वो तिल मिला ही तो उठा था। सुमन खुद तो पुरसकून रहती, पर उसे तिल मिलाहट में मजबूर पर उसे तपने पर मजबूर कर देती अपनी बातों से। सुमन, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो करूं जो मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं करना चाहता, वो जब्त करता बोला। वरना तो वो अच्छा खासा झुंझला चुका था उसके ऐसे रवैये से। अजलान शाह जैसा आदमी कहाँ आदी था औरत के इस अंदाज और रवैये का। धमकी दे रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, एक बात तो साफ सुन ले कि मैं इन धमकियों से डरती नहीं हूँ। और हाँ, मुझे भी धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देना आता है। अच्छी तरह सोच लें कि मैं नेहा नहीं, सुमन हूँ। सुमन, मुझे हल्के में मत लीजिएगा। वो तंजिया अंदाज में जहरखंद लहजे से बोली। सुमन, तुम बीवी हो मेरी, जो कह रहा हूँ ना उसी हक से कह रहा हूँ। अब के वो नर्म लहजे में बोला। जाने क्यों वो उस लड़की के आगे ढीला पड़ जाता था। कुछ तो था उसमें ऐसा। सही कहा, सिर्फ नाम की बीवी। अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं आपको कि मुझे और मेरे घर वालों को इन बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल करके शादी पर मजबूर करके लाया गया, जबकि मैं ऑलरेडी उस वक्त किसी की मंगेतर थी। एक लम्हे को वो बोलकर चुप हुई। अजलान शाह और उसके घर वालों की ज्यादती याद करवा गई थी वो उसे। वो भी शर्मिंदा हुआ और अंदर नदामत का एहसास जागा उसके। खुद पर जब्त करती वो दोबारा बोलना शुरू हुई। मेरी बहन को मरे 2 महीने बमुश्किल हुए और मुझे पुल सिरात से गुजरना पड़ा, जो मुझे आप लोगों ने गुजारा। मुझे अपनी बहन के शोहर से शादी करना पड़ी। तो वाजे कर दूं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे हैं। उसमें ज़रा सी कमी पाए तो चमड़ी उधेड़ दीजिएगा। उफ तक नहीं करेगी ये सुमन दुरानी, वादा है मेरा। बाकी जहाँ तक बीवी की बात है तो मेरा कहना तो फजूल रहेगा, पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कहे देती हूँ, मेरी बला से एक छोड़ 2 शादियाँ और कर लें अपनी ज़रूरत के लिए। कोई एतराज़ नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे बच्चों तक ही महदूद रखें। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड माई सेल्फ। लम्हे भर को चुप होकर वो दोबारा बोली। वैसे आपके लिए इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स लाएंगे, उनकी ड्रिंक सर्व कर दूंगी, क्योंकि ये काम नेहा भी तो करती रही है ना आपके लिए। मैं भी कर लूँगी मिस्टर अजलान, क्या याद रखेंगे आप? इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए। वो उसे सही मायने में हक्का बक्का कर गई। इतना निडर होकर आज तक उसके सामने किसी ने बात नहीं की थी। आखिरी लफ्ज़ों में उसने सही मायने में उसे शर्मिंदा किया था कि उसका मतलब नेहा उसे सब बताती थी वक्तन फ़वक्तन। पर जहन पर जोर लगाने लगा। उसे एहसास नहीं हुआ, नहीं, नेहा नहीं बता सकती, कभी नहीं बता सकती, क्योंकि जिस तरह उसे मैंने रखा हुआ था उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी। अगर नेहा ने नहीं बताया तो फिर किसने बताया होगा? वो सोच में पड़ गई। वो तो अपनी कहकर जा चुकी थी दोबारा बच्चों के कमरे में। सुमन अपने हर अंदाज से उसे नेहा की याद दिला गई थी। उसे अब एहसास हुआ था कि उसने क्या खो दिया था।
हाँ, ये हकीकत उसने तस्लीम की थी दिल से कि नेहा हमेशा से बेहतरीन हमसफ़र रही थी उसकी, जिसने हमेशा उसे भरपूर ज़हनी और जिस्मानी सकून दिया। फिर चाहे अपने जिस्म पर कितनी अज़लान शाह की दी गई वहशतें सही थीं, कभी उफ़ नहीं किया था उसके सामने वो हमसफ़र जिसकी वो कदर ही नहीं कर सका, ना उसे समझ सका। नेहा की कदर कीमत उसकी ज़िंदगी में ना सही, उसके मरने के बाद उसे ज़रूर हुई थी। आज शिद्दत से उसे नेहा याद आई। आखिरकार एक एतराफ़ आज वो खुद से कर ही गया। काश मैं तुम्हें बता सकता नेहा कि सुमन मेरी पहली नज़र की पहली और आखिरी मोहब्बत थी जो मेरा इश्क कब बन गई कुछ पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने और सुमन के बीच दीवार की तरह समझा जिसको फलांगना नामुमकिन था मेरे लिए। हाँ, इसी बात ने मुझे बेबस किया और तुमसे बदला लेने पर मजबूर भी कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं पा सकता था उसे। पर कभी सोचा नहीं था कि यूं तुम चली जाओगी और यूं मुझे मेरा इश्क मिल जाएगा जिसे मैंने खुद पर खुद ही ममनू किया था। काश तुम्हें अहमियत दी होती, यूं सुमन मुझसे खफा तो ना होती। हाँ, मैंने तुम्हें उस गलती की सज़ा दी जो मुझसे सरजद हुई थी अपनी जल्दबाजी में। हाँ नेहा, मैंने तुम्हें और ख़ुद को बहुत सज़ा दी इतने सालों में अपने पछतावे में। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे और अपने साथ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना नेहा, मुझे माफ़ कर देना। आज सुमन को पाकर भी वो सुकून मुयस्सर नहीं जो होना चाहिए, क्योंकि नेहा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और रहूँगा। ये बात मुझे कभी मुकम्मल खुश नहीं होने दे सकती। वो बात जो वो खुद से करने से डरता था, आज उसका इतराफ़ कर गया था वो खुद से। जाने कब सुमन के सामने कर पाएगा इस बात का इतराफ़, कर भी पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताता। ये देखें आपकी तरबियत आपा, सब खत्म कर दिया इस लड़की ने। हैदर शाह के लफ्ज़ों से पुप्पो और वलीद शाह ने पहलू बदला। सामने पड़े मैगजीन पर महानूर की तस्वीरें उन्हें शर्मिंदा करने को काफ़ी थी। देखें क्या कारनामे हैं इस लड़की के। आप दोनों के कहने पर मैंने इसे कॉलेज भेजा, फिर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन दिलवाया। काश आप दोनों की बात ना ही मानी होती तो अच्छा होता, ये दिन तो ना देखना पड़ता। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गंदी माँ का गंदा खून असर दिखा ही गया ना, सात पर्दों में छुपा कर रखा। हैदर शाह ने नफरत से कहा। उनकी बात पर वलीद शाह शिद्दत से बोला, बस करें ताया जान, काश आप समझ सकते कि आपसे गलती कहाँ हुई। ना उसे पढ़ाते, ना उसे हवेली से बाहर जाने की इजाज़त देते। सात पर्दों में छुपाकर किसी आप कीने की तरह कीमती समझकर प्यार देकर रखते, फिर हिफाजत करते तो ये सब ना होता जो आज हुआ है। आपने जो उसे हकारत दी उसी का नतीजा है। देख लें, वो गुमराही के रास्तों पर गामजन हो गई। कुछ नहीं रहा हमारे पास, सब खत्म हो गया। आपकी बेएतबारी और बदएतमादी ने उसे हमसे दूर कर दिया है ताया जान, और इस सब में वो अकेली गुनाहगार नहीं, कुछ तो हमारा भी हिस्सा इस गुनाह में। आखिरी लफ्ज़ कहते वलीद शाह के लहजे में शदीद दर्द और कुर्ब था। हाय मेरी धी नूर, वलीद जाता क्यों नहीं, ले आओ उसे। फुप्पो के लहजे में दुख था। वो नहीं आएगी फुप्पो, बहुत आगे निकल गई है वो। मैंने उसकी माँ से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बेइंतहा जलील किया। वो उसे हमसे दूर ले गई हैं फुप्पो, हमसे देर हो गई, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा हमारे हाथों में। उसी लम्हे हैदर शाह ने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर उनका वजूद ढलका। वलीद शाह उनकी तरफ जल्दी से बढ़ा। सुमन किचन में खड़ी थी, तानी और नीनू के लिए खाना बना रही थी। दोनों का आज पास्ता खाने का मूड था, इसीलिए वो अपने हाथों से उनके लिए बना रही थी। अभी वो बाउल में पास्ता डालकर मुतमईन हुई कि किसी ने उसका बाजू दबोच कर उसका रुख अपनी तरफ किया। तुम्हें लगता है मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर लोगी तुम? हाँ बोलो, इतनी हिम्मत आ गई तुम में? उसकी सास गुस्से से तुंद लहजे में बोली। सुमन सकून से अपना बाजू उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराती बोली, अगर कर लूँ तो? एक आईब्राउ उसने उचकाया तंजिया लहजे में। बहुत बदतमीज़ हो तुम, माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? वो गुस्से से बोली। अच्छा, आपको पता है बदतमीज़ी क्या है? समझ है इतनी आपको? नेहा भी तो आपको बदतमीज़ और फुहड़ी लगा करती थी ना, है ना? फिर मुझे ले आई, उसी की बड़ी बहन को। इतना भी नहीं सोचा कि जिसकी छोटी बहन इतनी बदतमीज़ होगी तो बड़ी बहन कितनी ज़्यादा बदतमीज़ होगी। यकीनन छोटी से दो चार हाथ तो आगे होगी ना बड़ी बहन। अफसोस, बेवकूफ़ तो आप निकली, इतनी भी अकल ना आई आपको, अफसोस। वो उन पर तासुफ भरी नज़रों से देखती तंजिया बोली, तुमसे हज़ार दर्जे बेहतर थी नेहा, तुम तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो, समझी? वो गुस्से से बगैर सोचे समझे हकीकत का एतराफ़ कर गई। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ, चलो कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी में ना सही, उसके जाने के बाद तो आपको एहसास हुआ कि कैसा हीरा खो दिया आप लोगों ने और कितनी बेकदरी से रोल डाला मिट्टी में उसको आप लोगों ने।
मेरी बहन मरी तो बहुत बाद में थी, पर अंदर से तो तुम लोगों ने उसे बहुत पहले मार डाला था, जिसके लिए मैं तुम में से किसी को कभी माफ़ नहीं करूंगी। सुमन अब के जहरीले लहजे में बोली। आंखों से निकलते नफरत भरे शोलों की तपिश को उस औरत ने शिद्दत से महसूस किया। उस लम्हे वो समझ गई थी सुमन नफरत करती है उन सब से। वो चाह कर भी उसे कुछ कह ना पाई। अपना ट्रे उठाती किचन से वो बाहर चली गई और वहां से वो उसे जाता देखती रह गई। वो सोनू को चेंज करवा रही थी कि तानी के रोने की आवाज़ आई। सुमन ने गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वो दोनों बच्चियां तो कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो सोनू के कामों में मसरूफ़ थी। वो जल्दी से उसे निकर पहनाकर उन दोनों की उसके दोनों तरफ तकिए रखकर कमरे से बाहर निकली तो मालूम करने के हुआ क्या है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी नंद का बेटा ज़ुहैब तानी पर चढ़कर बैठा था और साथ नीनू को भी दबोचा हुआ था। 8 साला बच्चा बुरे तरीके से उन दोनों को मार रहा था। वो तो दंग ही रह गई उसे देखकर। वो जल्दी से उनके करीब आई। पहले ज़ुहैब की पहुंच से नीनू को दूर किया और फिर ज़ुहैब को पकड़ करके उठाया ताकि तानी भी उसकी पहुंच से दूर हो। सुमन को इस कदर उस बच्चे पर शदीद गुस्सा आया कि उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने 2 थप्पड़ मारकर अब उसे तीसरा मारने लगी तो उसकी सास ने उसका बाजू पकड़ा और रोते हुए ज़ुहैब को उससे दूर किया। ये क्या घटिया हरकत कर रही हो, एक बच्चे को मार रही हो तुम। वो गुस्से से चीखी। हाँ, मार रही हूँ एक बच्चे को। इस बच्चे की चीखें सुनाई दे दी आपको? जब तानिया और नीनू रो रही थी तब आपको सुनाई नहीं दिया? जब ये बच्चा उन पर चढ़ा मार रहा था उनको बुरी तरह से? सुमन उनसे भी ज्यादा तेज लहजे में बोली। ये हमेशा से ऐसे ही मारता आया है आनी, ये हमेशा हमें ऐसे ही मारता है, तानिया रोते हुए बोली। सुमन अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोली। चलें, नेहा तो आपके लिए गैर थी, इसीलिए आप उस पर जुल्म कर रही थी, पर ये बच्चे तो आपके अपने लाडले प्यारे बेटे की औलादें हैं ना, इनके साथ इस घर में क्यों जुल्म हो रहा है? बोलें। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। बेहतर यही होगा कि आइंदा कभी तुम ऐसी गलती करो भी मत। उन्होंने वार्निंग दी। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप इस बच्चे को सुधारेंगी नहीं, मैं भी नहीं सुधरने वाली। सुमन दोनों बेटियों को खुद से लगाई बोली। उसी लम्हे निदा आई। उसकी नंद और ज़ुहैब को प्यार करते चुप करवाया और बोली। क्या समझती हो खुद को जो मेरी माँ से इस लहजे में बात कर रही हो? 2 टके की जितनी औकात नहीं तुम्हारी इस घर में। उसका अंदाज बदतमीजी वाला था। सुमन को अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि इस घर में किस तरह नेहा को और उसके बच्चों को ट्रीट किया जा रहा था। कितने ज़हनी कुर्ब से गुजरी होगी वो। निदा का हकारत भरा लहजा सुमन को किसी चाबुक की तरह लगा, पर वो जब्त करती रही। मैं कौन हूँ? अपनी माँ से पूछो, ये वो अच्छी तरह बताएंगी। वैसे सोनू रो रहा है, एक्सक्यूज मी। सुमन का मुतवाजन लहजा, होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट और आंखों में गरूर भरा। वो बोली तो निदा को अच्छा खासा जलते तवे पर बिठा गई थी उस लम्हे। चलो बच्चों, फिलहाल 1-2 दिन सब्र कर लो मेरी जान, फिर हम आपके पापा के साथ ही रहेंगे। वो जहाँ होंगे हम वहीं रहेंगे। सुमन ने बच्चों से ज़्यादा उनको सुनाने को कहा, और वाकई माँ बेटी तड़प ही तो उठी थी। अब ये बहू भी बेटा और भाई ले उड़ेगी, जैसे छोटा बेटा उनसे दूर हो गया था। वो दोनों को साथ लेकर ऊपर चली गई, जहाँ जहाँ सोनू रोकर उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया। माँ, ये है आपका कारनामा जो इस बदतमीज को उठा लाई? निदा गुस्से से बोली। उसका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। सुमन के चेहरे का सकून सबका सकून गारद कर रहा था। इससे पहले उसकी माँ कुछ बोलती वो दोबारा बोली। देखें, मेरे बेटे का गाल सुजा गई है, साली कमीनी कहीं की। बड़े बड़े दावे किए थे आपने, इसका भी वही हाल करेंगी जो उसकी बहन का किया, और ये हाल हुआ है। कहीं ये लड़की हमें ही ना बेहाल कर दे। निदा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। किसी तौर उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। जो सोचा ना था वो हो गया। ये लड़की तो हलक को आ गई है, क्या करूं? अजलान इसे ले जाने का इरादा रख। वो बोली तो लहजे में शिकस्त थी। ऐसा लगा था वो सुमन के कॉन्फिडेंस के आगे खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो महसूस कर रही थी कि किसी भी लम्हे वो सुमन को जेर नहीं कर पा रही थी। हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत लगी थी उनको सुमन। मेरा बेटा छीन लेगी ये लड़की, वो दुखी लहजे में बोली। मामा, आप कुछ करें ना इसका। निदा के बोली। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। वो पुरसोच लहजे में बोली। मेरा ख्याल है क्यों ना किसी अफेयर टाइप इल्ज़ाम लगा दें इस पर, तब तो अकड़ टूटेगी ना इसकी। निदा कुछ सोच कर बोली। भूल है तुम्हारी, बड़ी तेज़ है, डायरेक्ट वार करती है। कितना ही बड़ा इल्ज़ाम लगा दूं इस पर, ऐसे डट के खड़ी रहती है कि मैं खुद बौखला जाती हूँ, पर इस पर असर नहीं होता। उन्होंने सुमन को सोचते कहा, क्योंकि ये उनके अंदर से आवाज़ आई थी। वो अपना पिछला वार नहीं भूली थी, जिसका सुमन ने कोई ख़ास असर नहीं लिया, उल्टा अपने हिस्से की सफाई देकर चल
मसलती बनी बगैर उनका रिएक्शन देखे। उसका ये निडर अंदाज उनकी हिम्मत तोड़ने को काफ़ी था। उफ मामा, आप भी ना अफेयर साबित कर देंगे तो लाजमी टूटेगी, ये मामला ही इतना हसास है, ऊपर से भाई की शक्की तबीयत देखिएगा, टूट के बिखरेगी हमारे कदमों में। निदा ने यकीन से कहा। चलो कोशिश करते हैं फिर, पर मुझे उम्मीद कम ही है। निदा को माँ की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। मामा, अब आप ऐसे करेंगी तो कोई फायदा नहीं। ट्रस्ट मी, दिस प्लान वर्क्स अ लॉट, निदा ने यकीन से कहा। ठीक है, पर होगा कैसे ये सब, वो बोली और फिर निदा उनको बताती चली गई कि कैसे करेंगे ये सब। ये सीन ज़बरदस्त शूट हो गया है, आपकी एक्टिंग नेचुरल है, फरदीन भट्ट ने कहा महानूर से। उन दिनों वो रिलैक्स थी क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हुई। यहाँ सिर्फ साद मलिक ने भेजा था पर उसका आना जाना नहीं था उन दिनों, क्योंकि साद मलिक पाकिस्तान में शूटिंग पर मसरूफ़ था। उन दिनों अब महानूर की रातें अपनी थी, वो पुरसकून और खुश थी। कैलेंडर शूट पर वो जा ना सकी क्योंकि इस फिल्म की ऑफ़र आ गई थी अचानक से, जिसका बजट ज़्यादा था। उनकी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होता, इसलिए महानूर को यहाँ भेज दिया गया इमरजेंसी में। महानूर पुरसकून हुई कि उसे कैलेंडर शूट से जान छूट गई, वरना खुलेआम गंदे लिबास में इस तरह के शूट करवाना उसके लिए तकलीफ देता। आप बहुत कम बोलती हैं, फरदीन ने कहा। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, वो बेनियाजी से बोली। वो भी नया हीरो था और वो भी नई हीरोइन, इसलिए फरदीन भट्ट के हर अंदाज में सादगी महसूस की महानूर ने, पर उसका अंदाज भी फ्रैंकनेस लिए हुए था। पर महानूर किसी से दोस्ती रख के किसी अफेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। साद मलिक का ख़ास ऑर्डर था, हर एक्टर से फ्रैंक ना हो उसकी मर्जी के बगैर। साद मलिक ने उसकी डोर अपने हाथ में अब तक रखी हुई थी। वैसे कल का सीन दुबई के सबसे बड़े मॉल में शूट होगा, मज़ा आएगा, फरदीन भट्ट ने कहा। सही कहा, मुझे भी पता है, वो बोली और दिल में सोचा, बड़ा ही ढीठ है जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा। पता है मैं कंफ्यूज हूँ तो ज़्यादा बातें करता हूँ, फरदीन ने मासूमियत से कहा। आप वाकई में मासूम हैं या बेवकूफ़ हैं, या मुझे समझा हुआ बेवकूफ़, अब के वो चिढ़कर बोली। अब ऐसी भी बात नहीं मिस महानूर, वो उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते नरमी से बोला। फिर भी, तो फिर क्या बात है, तो फिर आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेहतर होगा अपने काम से काम रखें और मैं अपना काम करूँ, महानूर साफ लहजे में बोली। उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था अब तक कोई। मैं तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे, फरदीन भट्ट आहिस्ता से बोला। अब के उसकी बात सुनकर महानूर का गुस्सा सातवें आसमान को पहुंचा। पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत का दावा, उसके बाद हवस ही हवस, ये है मर्द की दोस्ती। फिर तबाही और रुसवाई पर ही इसका खात्मा। वो देखता रह गया नफरत से कहे उसके लफ्ज़ों को। लम्हे भर को चुप होकर वो दोबारा बोली, तबाही और रुसवाई किसकी जानते हो? औरत की, सिर्फ औरत की। मर्द के हिस्से में तो सिर्फ मज़ा ही मज़ा आता है। महानूर के कहे नफरत आमेज जुमलों को अंदर तक महसूस किया था उसने। वो दंग रह गया था उसकी कही बात पर। फरदीन के चेहरे का रंग पहले बदला, फिर चेहरा धुआंधार हुआ, आंखों में गुस्सा उमड़ कर आया, पर चंद लम्हों की बात थी। फिर जब्त करते बोला, अफसोस, मुझे आपने ऐसा समझा, आपको शायद मैं ऐसा लगूं, पर मैंने तो तुम्हें गलत नहीं समझा, ये जानते हुए भी कि तुम साद मलिक की प्रोडक्शन कंपनी का हिस्सा हो। इतना कहता वो लंबे डग भरता चला गया। महानूर को अफसोस हुआ अपने कहे लफ्ज़ों पर, क्योंकि वो जानती थी फरदीन भट्ट वैसा नहीं जैसा वो कह चुकी थी। पर कभी कभी किसी चीज़ को रोकने के लिए इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं। फरदीन भट्ट जो कल के सीन को लेकर एक्साइटेड था, अब खामोशी से अपने ट्रैक दे रहा था। आज उसने महानूर से मुखातिब तक होने की कोशिश ना की। हाँ, दोनों का कंबाइन सीन होता तो मजबूरन बात करते, सीन खत्म होते ही अजनबी बन जाते। महानूर जिसका भागने का सीन था, उसका टकराव होना था सेकंड हीरो से। ये सीन मॉल में शूट किया जा रहा था, कुछ रश था, थोड़ी डिस्टरबेंस भी हो रही थी उनको। बहरहाल नेचुरल सीन दिखाने के लिए मॉल में शूट किया जा रहा था। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ी कि किसी से टकराई थी बुरी तरह। देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? महानूर गुस्से से बोली। ऑलरेडी फरदीन की वजह से फिक्रमंद थी, जिसको नाराज़ करके वो दुखी हो गई थी। ऐसी ही मासूम सी थी वो शख्स उसे देखता रह गया जो गोल्डन फुल स्लीव शर्ट साथ में ब्लैक जीन्स पहनते कयामत ही दिख रही थी। सुनहरी रंगत दमक रही थी, उस पर रेड लिपस्टिक उसके मजीद हुस्न को निखारने का काम कर रही थी। वो मबहूत खड़ा देखता रह गया उसको। महानूर घबरा गई। उस लम्हे वो उसकी बाहों में आ गिरी, उसकी गिरफ्त में मचलती वो बोली, छोड़े मुझे प्लीज़। उसके लहजे में तड़प थी,
जबकि मुकाबिल वो जालिम गिरफ्त मजबूत कर गया। सबका साकित होना, किसी का आगे ना बढ़ना महानूर को शौक कर गया। काले लिबास में मलबूस वो शख्स खासा खुश शक्ल था, मजबूत जिसामत का मालिक वो शख्स। खुले कंधों तक आते बाल उसे आम शख्स दिखाने में नाकाम थे। राहील सर, आप बुलाएं सिक्योरिटी को, इस शख्स से छुड़वाएं मुझे। वो मजामत कर रही थी पर नाकाम हो रही थी। गौर करने पर एहसास हुआ उनके पास 2 गार्ड थे, जबकि वो शख्स अच्छे खासे गार्ड्स के प्रोटोकॉल में था। अब महानूर की आंखें भीगने लगी थी। उस लम्हे वो उसे सीधा करके अपने रूबरू कर गया और बोला बहुत मबहूत अंदाज में, ब्यूटीफुल सारेम, कल मेरे मेंशन में होनी चाहिए ये लड़की। अपने गार्ड को आखिरी लफ्ज़ वो यही बोला, वो मगरूर अंदाज में। उसकी बात सुनकर वो घबराई थी। यस सर, वो उसके गाल थपथपाता उससे दूर हुआ और आगे बढ़ गया। सारिम, सारे कैमरास जो मुझे फोकस किए हुए हैं डिलीट हो जाने चाहिए। वो फुटेज मेरे निकलने के साथ ही लंबे डग भरता हुआ वो चला गया। सर, सारिम बोला और राहील जो डायरेक्टर था उससे बोला, कल हम हीरोइन को लेने आएंगे, रेडी रखना, सुल्तान भाई का हुक्म है। वो घबरा कर अस्बात में सर हिला गया। महानूर के पास राहील डायरेक्टर आकर बोला, चले मिस महानूर, पैकअप। वो और फरदीन अलग अलग कार में थे। उस लम्हे महानूर ने खुद को बेहद तन्हा महसूस किया। महानूर की समझ से बाहर था। अब बगैर पासपोर्ट के वो ये मुल्क छोड़ नहीं सकती थी। साद मलिक से राब्ता करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। प्लीज़ मैम, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुल्तान शेख से कहाँ भाग सकते हैं, वो डॉन है, माफिया सब उसके अंडर है। उसकी नज़र से छुपना नामुमकिन है। बेहतर होगा आप उनके मेंशन कल चली जाएं। उसका सेक्रेटरी जो साद मलिक का रखा हुआ था नज़रें चुराते बोला, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे मॉम। ये कौन सी दुनिया है जिसका हिस्सा मुझे बना दिया आपने। यहाँ तो सब भूखे शेर हैं जो शिकार की ताक लगाए बैठे होते हैं। यहाँ हीरोइंस उनके लिए सबसे आसान शिकार है। महानूर ने अफसोस से सोचा। वो जो सोच रही थी कि अब इस गंदगी से दूर रहेगी, सोचा ना था कि ज़िंदगी फिर वहीं ले आएगी, उसी जगह। फुफ्फो, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये दलदल है, ये शोबिज़ औरत के लिए दलदल की मानीद है। देखें, मैं धंसती चली जा रही हूँ इसमें। कोई ऐसी शाख नहीं जिसे पकड़कर सुकून से मुझे बाहर निकाला जा सके। क्या करूँ मेरे खुदा, मुझे लगा इस सब से जान छूट गई है मेरी। पर यह एक नई मुसीबत, वो दर्द से चूर लहजे में बोली। वो अपने कमरे में टहल रही थी। खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने ब्लैक कपड़ों में मलबूस कुछ मर्द इधर उधर खड़े थे। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो कॉरिडोर में भी उसी तरह के हुलिये के आदमी खड़े थे। वो समझ चुकी थी ये उसी शख्स के आदमी हैं। बुरी तरह फंस चुकी थी वो।